हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज हम दालें पढ़ेंगे और दालों में जो इम्पोर्टेंट दालें हैं उनकी हम डिस्कशन करेंगे। वन बाय वन जो है डिस्कशन हम करेंगे। दालों में जो है, अब देखो ये डिफरेंट प्रकार की दालें हैं, ये सब तो नहीं पढ़नी है आपको, सब नहीं पढ़नी है ना, जो पढ़नी है उसकी बात करेंगे। चलिए भाई, हेडिंग डालें आप। दालें में सबसे पहले हम कुछ जो दाल हैं उनके वानस्पतिक नाम देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे दाल, यहाँ उसका सामान्य नाम और यहाँ पर हम देखेंगे बॉटनिकल नेम, है ना, बॉटनिकल नेम देखेंगे। और एक और चीज़ देख लेंगे हम, 2n बराबर यानी कि गुणसूत्रों की जो संख्या है उसको भी हम देख लेंगे। क्लियर है ये यहाँ तक? जैसे सबसे पहला है मून, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रीन ग्राम। क्या कहते हैं भाई? ग्रीन ग्राम जो है इसे कहते हैं, याद रखना है आपको। मून का जो है बॉटनिकल नेम की यदि बात करें तो बिगना रेडिएटा। क्या होता है? बिगना रेडिएटा जो है इसका नाम होता है। क्लियर है भाई यहाँ तक? और गुणसूत्रों की बात करें तो गुणसूत्र कितने होते हैं भाई? 22 होते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक? दूसरा है काउपी मतलब लोबिया, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? काउपी कहते हैं, है ना। लोबिया जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? काउपी कहते हैं। और इसका जो नाम होता है वो क्या होता है? बिगना, है ना, बिगना एटोनिटीफोलिया। क्या होता है? नहीं, काउपीटा तो अनविकुलाटा होता है। एटोनिटीफोलिया जो रहता है वो तो मौथ बीन का रहता है। तो विगना अनविकुलाटा, इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो 22 होंगे। क्लियर है भाई यहाँ तक? लिखें आप। फिर उसके बाद आ जाइए, तीसरा है उड़द, जिसे हम ग्रीन ग्राम कहते हैं। नहीं, उड़द ब्लैक ग्राम कहते हैं। ग्रीन ग्राम तो मून को कहते हैं, उड़द को हम कहते हैं ब्लैक ग्राम। अब देखो, बिगना रेडिएटा यहाँ आ गया तो उड़द में आ जाएगा बिगना मूंगो। क्या आ जाएगा? बिगना मूंगो। और यहाँ पर भी गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो 22 होते हैं। इसी प्रकार से उसके बाद आ जाइए मॉथवीन, फिर आ जाएगी मॉट या मॉथवीन कह दो। और इसका क्या नाम होता है? बिगना एटोनिटीफोलिया। बिगना एटोनिटीफोलिया, ये इसका नाम होता है। और यहाँ पर भी गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो 22 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अगला आ जाएगा मसूर, जिसे लेंटिल कहते हैं। और इसका जो नाम है लेंस एस्टुलेंटम। मसूर का जो है इसका नाम क्या है? लेंस एस्टुलेंटम। साथ के साथ आपको नोट डाउन करना भाई, है ना। और यहाँ पर भी गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो 22 नहीं होते हैं, यहाँ पर 14 होते हैं ना। यहाँ पर 14 19 जो मटर में होते हैं वो इसमें होते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो मसूर में कितने होते हैं? 14 होते हैं। इसी प्रकार से चिटपी चना, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? चिटपी कहते हैं। इसके अलावा इसे हम जो है बंगाल ग्राम भी कहते हैं, बंगाल ग्राम। अब देखो, दो प्रकार के जो है चने हैं। साइसर एरिटिनम होता है, एक होता है साइसर एरिटिनम, और एक होता है साइसर काबुलिनम। जो छोले बनाए जाते हैं, काबुली नम।
जो छोले बनाए जाते हैं वो टाबुलिनम के बनाए जाते हैं, बड़े बड़े आते हैं ना छोले जो हैं वो टाबुलिनम के रहते हैं, और छोटे छोटे जो रहते हैं चना वो साइसर एरिटिनम होता है। गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो 14 और 16 है ना, 14-16 जो हैं गुणसूत्र रहते हैं। चलिए लिखें आप, ये मटर में भी है, जैसे फील्ड पी है, पाइसम सेटाइबम, वेराइटी आर्बेंस और हॉर्टेंस 2 रहती हैं। चलिए लिख लिया आपने, वीडियो पॉज करें और लिखें भाई। अब देखो यहाँ पर जो है 8 और लिख लीजिए आप, मटर है ना, मटर में 7 पे आपके आ जाएगा मटर, और मटर में जो है पाइसम सेटाइबम, पाइसम सेटाइबम। अच्छा, पाइसम सेटाइबम की 2 स्पीसीज जो हैं देखने को मिलती हैं, एक तो रहती है फील्ड पी और एक रहती है भाई, एक तो फील्ड पी, एक टेबल पी कह दो या हॉट मतलब उसको हम कह देंगे टेबल पी कह दो या गार्डन पी कह दो, है ना, गार्डन पी है ना। और जो फील्ड पी है, अब इसका नाम क्या होता है, पाइसम सेटाइबम, पाइसम वेराइटी आर्बेंस। क्या भाई, वैरायटी क्या होती है, आर्बेंस होती है, और यहाँ पर पाइसम सेटाइबम वैरायटी हॉर्टेंस होती है। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो याद रखना है पाइसम सेटाइबम, क्लियर है, ये आप लिखें। फिर उसके बाद जो है देखेंगे कि इसमें प्रोटीन कंटेंट जनरली कितना रहता है। चलिए अब देखो एक चीज़ और आती है, क्योंकि दालों का यूज जो है प्रोटीन के लिए मेनली किया जाता है, तो यहाँ पर प्रोटीन कंटेंट और देख लेते हैं, प्रोटीन प्रतिशत। अब देखो ऑन एन एवरेज, याद रखना है ऑन एन एवरेज जो है प्रोटीन परसेंट जो रहती है वो 22 से 25 के बीच रहती है, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या है एग्जामिनर जो है क्वेश्चन देता है कि भाई मटर में जो है प्रोटीन कितनी होती है, इसके अलावा मसूर में कितनी होती है, उड़द में कितनी होती है, तो याद रखना है जो ऑप्शन 22 से 25 की रेंज में होगा उसमें जो है प्रोटीन प्रतिशत मतलब वो आंसर जो है सही जाएगा। क्लियर है भैया यहाँ तक? तो ये आप लिखें। इसके अलावा एक और चीज़ है जो पूछी जाती है एग्जाम की दृष्टि से कि भाई जब इनको जब भंडारण करते हैं, जब दालों को भंडारित किया जाता है तो मॉइस्चर परसेंटेज जो है कितना रखा जाता है, आर्द्रता। तो भंडारण के समय आर्द्रता, भंडारण के समय जो आर्द्रता जनरली इसमें जो रहती है वो कितनी रहती है दालों में, 8 से 10%। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई दालों को जब भंडारित किया जाता है तो कितनी प्रतिशत नमी पर किया जाता है, तो याद रखना है 8 से 10% नमी पर किया जाता है। इसके अलावा दालों का राजा किसे कहा गया है, दालों का राजा। तो दालों का राजा कौन है, चना, क्योंकि चना सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, चना का होता है, फिर अरहर का होता है कि नहीं। और दालों की रानी किसे कहा गया है भाई, क्वीन ऑफ पल्सेज, इंग्लिश में पल्स कहते हैं दाल को। तो दालों की रानी कौन हुई, मटर हुई, पी मटर को कहा जाता है। लिखेंगे भाई कि ये सामान्य जानकारी जो है सबके लिए कॉमन है, ये वो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे मैं बात करूं कि भाई परागण जो है किस प्रकार का देखने को मिलता है दालों में, तो याद रखना है दालों में जो परागण होता है वो सामान्यतः स्वयं परागण देखने को मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा परागण जो है सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा दालें और क्या काम करती हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कौन सी फसल है जो मृदा क्षरण को रोकने का कार्य करती है, तो उसमें से दाल का यदि कोई ऑप्शन है, दाल वाली जो कोई फसल है, तो वो आंसर जो है सही होगा, है कि नहीं। तो दालें मृदा क्षरण को रोकने का कार्य भी करती हैं, तो लिखेंगे
दालें मृदा क्षरण को रोकने का कार्य भी करती हैं। दालें मृदा क्षरण को रोकने का कार्य भी करती हैं। सामान्यतः यदि हम बात करें दालों की, ये सबके लिए कॉमन चल रहा है कि दालों की जो फसल अवधि है वो कितने दिन की रहती है। फसल अवधि की बात करें, कॉमन बात है कि भाई कितने दिन की रहती है। ये रहती है 90 से 120 दिन में, जो है 120 दिन, इसमें जो है दालें जनरली जो है पककर जो है तैयार हो जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। पानी की आवश्यकता की बात करें तो पानी की आवश्यकता कम रहती है ना। अच्छा, यहाँ पर जो है एक और चीज़ है मैं बता दूं, जो हमने देखी उसमें से एक होती हैं खरीफ दालें। नहीं, चलो वो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा थोड़ी देर पहले, जब मैं आपको अंकुरण पढ़ाऊंगा, जर्मिनेशन पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अच्छा, एक और चीज़ जो आजकल हायर एग्जाम जो रहते हैं उसमें पूछी जाती है कि भाई जब जो दालें रहती हैं, दालों में जो उर्वरक दिया जाता है, क्योंकि हम कॉमन बात करें तो उर्वरक दिया जाता है एनपीके। तो एनपीके जो रेशो है, एनपीके किस रेशो में जो है रिकमेंड किया जाता है कि आप इस रेशो में एनपीके दीजिए। यदि आपने जैसे एनपीके जो रेशो रिकमेंड किया जाता है वो किया जाता है 8:2:8, मतलब जितनी नाइट्रोजन दी है उतना पोटेशियम दीजिए, फास्फोरस उनसे जस्ट डबल दीजिए। ये रिकमेंड की जाती है क्योंकि नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो दालें करती हैं, भाई एक राजमा को छोड़ दो, है ना। तो ये भी, चलो ये भी इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि राजमा को छोड़कर सभी दालें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। सभी दालें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सभी दालें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं, है ना। और इसलिए दालों में जो है नाइट्रोजन की जो मात्रा है, दालों में जो नाइट्रोजन दी जाती है वो 15 से 20 kg प्रति हेक्टेयर दी जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सभी दालों में जो नाइट्रोजन की आवश्यकता है वो लगभग 15 से 20 kg प्रति हेक्टेयर जो है देते हैं, ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। हाँ, राजमा जरूर है। राजमा में जो नाइट्रोजन दी जाती है वो जो दी जाती है नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो लगभग 105 से 115 तक जो है kg प्रति हेक्टेयर जो है यूज की जाती है राजमा में जो है। ये क्वेश्चन सुपरवाइजर में भी पूछा गया था कि राजमा में नाइट्रोजन जो है कितनी दी जाती है। तो राजमा में ज़्यादा नाइट्रोजन इसलिए दी जाती है क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन, राजमा की जो जड़ें हैं वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो है देखते हैं दालों में जर्मिनेशन, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जर्मिनेशन से। देखो, आप लिखेंगे दालों में अंकुरण, आप लिखेंगे हेडिंग डालें दालों में अंकुरण। अब देखो, दालों में अंकुरण की यदि बात करें तो देखो अंकुरण होता है दो प्रकार का, एक होता है एपीजियल और एक होता है हाइपोजियल। ये आपको लिखना है। एक तरफ तो आप लिख लो एपीजियल, आप लाइन खींच लो, है ना भाई। एक जो है सबसे टॉप पर तो आप हेडिंग डालो दालों के अंकुरण, फिर उसके बाद जो है एक बीच में यहाँ डालो एपीजियल और यहाँ डालो हाइपोजियल, है ना। दो आप डालो, फिर बीच में लाइन खींच देना आप, है ना, लाइन खींच देना। फिर हम इसके बारे में लिखेंगे। मैं यहाँ पर लाइन खींच रहा हूँ, मैंने बीच में नहीं है ना, तो मैं यहाँ पर लाइन खींच रहा हूँ। एपीजियल और हाइपोजियल दो प्रकार के अंकुरण होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो है किस आधार पर हैं, याद रखना है अंकुरण के बाद, यहां पर हम लिख सकते हैं कि अंकुरण के बाद बीजपत्र यानी कि कोटिलेडन, इंग्लिश में क्या कहेंगे, कोटिलेडन। अंकुरण के बाद बीजपत्र की स्थिति के आधार पर दो प्रकार का
अंकुरण होता है। अब भाई बीजपत्री स्थिति, एक तो एपीजियल है, एक हाइपोजियल है। अब देखो इसमें क्या स्थिति बनती है। एपीजियल में जो बीजपत्र होते हैं, देखो ये कोटिलेडन है और ये देखो ये कोटिलेडन है, तो बीजपत्र कहाँ पर आ जाते हैं, जमीन के ऊपर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बीजपत्र जमीन के ऊपर, यदि बीजपत्र जमीन के ऊपर आ रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, एपीजियल अंकुरण कहेंगे। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, हाइपोजियल में बीजपत्र यानी कि कोटिलेडन जमीन के अंदर रह जाते हैं। अंकुरण के बाद बीजपत्र कहाँ पर रह रहे, जमीन के अंदर ही रह रहे। तो ये दो स्थिति देखने को मिलती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। अच्छा देखो वेरी इंपॉर्टेंट कैसे, देखो अब यहाँ पर जो है एग्जाम्पल स्टेप पूछे जाते हैं। तो इसका जो उदाहरण है वो क्या है, खरीफ दालें है ना, और इधर आ जाएगी रबी दालें। बोले सर खरीफ दालें कौन कौन सी होती हैं, है ना। खरीफ दालों की यदि बात करें तो मूंग है, मोठ है, चवला है, उड़द है। कौन कौन सी होती, मूंग, मोठ, चवला, उड़द। कई बार पूछ भी देता है एग्जामिनर कि भाई मूंग मोठ कौन सी दालें, खरीफ की हैं, रबी की हैं, किसकी हैं। रबी में आपके कौन सी आ जाएगी, मसूर आ जाएगी, चना आ जाएगा और मटर आ जाएगी। क्लियर है भाई यहाँ तक, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन देखिए एक होती है अरहर, जो अरहर होती है ये रबी दाल है, समझिए बात को। ज्यादातर खरीफ दालें जो है ना, याद रखना है ये जो अरहर होती है ये क्या होती है भाई, रबी दाल होती है। लेकिन नहीं खरीफ दाल होती है, समझिए बात को। 8 सेकेंड में देखिए अरहर जो होती है, अरहर जो होती है खरीफ दाल होती है। इसमें अंकुरण जो होता है वो हाइपोजियल होता है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अरहर पीजन पी या तुअर कह देते हैं इसे, तुअर। और ये क्या है भाई, ये खरीफ दाल है ना। अरहर तुअर जो होती है वो खरीफ दाल होती है, और इसमें जो अंकुरण होता है वो कौन सा होता है, हाइपोजियल होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही एग्जाम में पूछा गया है ना। फिर उसके बाद आ जाइए राजमा जो है ये रबी दाल है, और इसमें जो अंकुरण होता है वो कौन सा होता है, एपीजियल होता है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अरहर तुअर पीजन पी जो एक खरीफ दाल है और जिसमें जो अंकुरण रहता है वो हाइपोजियल होता है। तो ऐसे याद रखना, रबी हाइपो, रबी कैसा रहता है, हाइपो रहता है, बहुत ज़्यादा हाइपो रहता है ना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस रहती है। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए लिखें आप। चलिए अब एक और चीज है इसमें जो है, बीजोपचार का क्रम भी पूछ लिया जाता है, वो हम लिखेंगे। आप ये लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। अब कई बार क्या है, एग्जामिनर जो है बीजोपचार का क्रम पूछ लेता है, जो दालों में ही पूछा जाता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बीजोपचार का क्रम। देखो बीजोपचार का क्रम कैसे भाई, आपके पास जो है एक तो फंजीसाइड है, एक आपके पास इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशी है, आपके पास खरपतवारनाशी है, और आपके पास राइजोबियम कल्चर भी है। तो आप सबसे पहले किससे बीजोपचार करेंगे, तो याद रखना है बीजोपचार का जो क्रम होता है वो होता है FIR। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, FIR मतलब फंजीसाइड, फिर उसके बाद जो है इंसेक्टिसाइड, और फिर उसके बाद राइजोबियम है ना। राइजोबियम आपको पता होना चाहिए, राइजोबियम एक जैव उर्वरक होता है ना।
ये आपको ध्यान रखना है। राइजोबियम एक जैव उर्वरक की तरह कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। बाकी के जो हैं फंजीसाइड हैं, है ना, जैव नाशी होता है, जैव नाशी भी कह सकते हैं इसे, है ना, राइजोबियम को, ये ध्यान रखें। फंजीसाइड मतलब आपके कवकनाशी हो गया, इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशी हो गया। अगर आपके पास ये 3 चीज़ हैं और आप चाह रहे हो बीज उपचारित करना, तो आपको इसी क्रम में करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर कि भाई एक जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, दालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है मनाया गया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्स, है ना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ष दालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। कौन सा वर्ष था इंटरनेशनल ईयर जो है 2015 को दालों के लिए हम कह सकते हैं कि दालों पर ध्यान दिया गया था, क्योंकि आपको पता है यूनाइटेड नेशंस में जो यूनाइटेड नेशन असेंबली होती है, यूएन जो है, वो इस चीज़ को रिकमेंड करता है, एफएओ जो है ये सब मिलकर जो है इसको रिकमेंड करते हैं। और उसके बाद जो है पर ईयर, जैसे अभी 2023 की बात करें, 2023 मिलेट्स के लिए है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, जो मोटे अनाज हैं उनके लिए है। जो न्यूट्री सीरियल्स, जिन्हें हम न्यूट्री सीरियल्स कहते हैं, कोदो, कुटकी, सांबा, इनके लिए 2023 जो है मनाया जा रहा है। इसके अलावा 2024 जो है वो ऊँटों के लिए है ना, ये ध्यान रखें। चलिए, इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, एक इंस्टीट्यूट है दालों का, दाल अनुसंधान संस्थान, है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च मतलब भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर है लाडलो? ये कानपुर में है, कानपुर। और कानपुर कहाँ पर है? यूपी में है। क्लियर है भाई यहाँ तक? कानपुर कहाँ पर है? यूपी में है। एक और क्वेश्चन आता है कि जो लेग्यूम्स होते हैं, क्योंकि दाल हैं, दाल को क्या बोला जाता है? लेग्यूम्स बोला जाता है ना, ये भी ध्यान रखना है कि जो पल्स होती हैं, पल्सेस, इनको लेग्यूम्स बोला जाता है। बोले सर लेग्यूम्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनकी जो फैमिली होती है वो क्या होती है? लेग्यूमिनेसी होती है। ये मैंने बताई नहीं थी यहाँ पर, है ना। यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लो आप कि भाई इनका जो कुल रहता है वो लेग्यूमिनेसी होता है। इनका जो कुल रहता है वो क्या होता है? लेग्यूमिनेसी होता है। ये आपको ध्यान रखना है, लेग्यूमिनेसी जो है इनका कुल रहता है। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए लिखें आप ये। अब एक और चीज़ जो है, अब लेग्यूम्स कहाँ है? तो यहाँ से मैंने लेग्यूम्स जो हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दालें किस अमीनो अम्ल की जो है डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, तो मेथियोनिन और ट्रिप्टोफान की। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेग्यूम्स आर डेफिशिएंट इन मेथियोनिन एंड ट्रिप्टोफान। हिंदी में लिख लो आप, हिंदी में आप लिखें दालें मेथियोनिन और ट्रिप्टोफान अमीनो अम्लों की कमी पाई जाती है। ऐसे लिखें, दालों में मेथियोनिन और ट्रिप्टोफान अमीनो अम्लों की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। तो ये आप लिखें। फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। फिर हम देखेंगे मूंग, है ना, ग्रीन ग्राम को हम पढ़ेंगे, है ना। बिगना जो है रेडिएटा को हम पढ़ेंगे, जिसका दूसरा नाम फैसियोलस ऑरियस होता है, उसको हम पढ़ेंगे। ये आप लिखें। चलिए, बेसिक जानकारी होगी। अब हम पढ़ते हैं मूंग। अब देखो, जहाँ समझाने वाला पार्ट आएगा वहाँ मैं समझाऊंगा, बाकी तो देखो इसमें सब लिखने वाला ही है ना। सब जैसे जैसे मैं लिखता चलूँगा वैसे वैसे आपको ऑटोमेटिक समझ में आता चलेगा, है ना। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, सबसे पहले मूंग।
चलिए पानी का ब्रेक लेते हैं, लिखो आप, मून हेडिंग डालो। चलिए लिख लिया आपने। मून, मून को क्या कहते हैं? मून को कहते हैं ग्रीन ग्राम। इसका अन्य नाम क्या है भाई? ग्रीन ग्राम होता है। इसके अलावा इसका वानस्पतिक नाम की बात करें, बॉटनिकल नेम की बात करें, तो क्या बताया था मैंने? बिटिना रेडिएटा। बिटिना रेडिएटा इसका नाम होता है। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो फैशियोलस, फैशियोलस इसका दूसरा नाम है फैशियोलस ऑरियस। क्या है? फैशियोलस ऑरियस। ये देखने को मिल सकता है। क्लियर है भाई यहाँ तक? कुल की बात करें तो कुल हो ही चुका है, सबका कॉमन कुल हो चुका है, लेग्यूमिनेसी हो चुका है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद जो है उत्पत्ति आ जाइए। उत्पत्ति या तो भारत हो रही या साउथ अफ्रीका हो रही जनरली, है ना। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो उत्पत्ति स्थान माना जाता है, भारत को माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय है वो क्या है? तो याद रखना है मूंग। मूंग की जो दाल है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, वो भी किसमें? खरीफ में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं राजस्थान में खरीफ की दालों में मूंग सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि राजस्थान में खरीफ की दालों में मूंग सर्वाधिक जो है लोकप्रिय है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन कॉमन हो चुकी है, 23% जो है प्रोटीन होती है। इसकी बात करें कि मूंग सर्वाधिक जो है कहाँ पर खेती की जाती है? तो राजस्थान में जोधपुर और नागौर में सर्वाधिक खेती की जाती है। राजस्थान में जोधपुर व नागौर में सर्वाधिक खेती। तो याद रखना है मूंग की जो सर्वाधिक खेती है वो कहाँ पर की जाती है? जोधपुर नागौर में की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये जो दाल है, जो मूंग की दाल है, ये दाल के अलावा जो है हरी खाद के रूप में, ग्रीन मैन्योरिन के रूप में भी काम करती है। इसके अलावा इसको बेचकर जो है हम तुरंत की तुरंत पैसा भी ले सकते हैं, तो ये नकदी फसल के रूप में भी है। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख लेते हैं कि मूंग दाल के साथ साथ हरी खाद के रूप में तथा, है ना, मूंग जो है हरी खाद के रूप में तथा और किसने? नकदी फसल के रूप में, नकदी फसल के रूप में। ठीक है, याद रखना है इसके रूप में भी काम करती है। और जब आपने देखा होगा तो जो मूंग होती है, मूंग को भिगो दिया जाता है। जब मूंग अंकुरित हो जाती है, जर्मिनेट हो जाती है, तो उसको खाया जाता है। तो जो अंकुरित जो मूंग होती है उसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसके दाने में जो है विटामिन सी की मात्रा भी पाई जाती है। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि मूंग के दाने में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है ना। इसी प्रकार से जैसे चने हैं, चने को आप भिगो देते हो, भिगोने के बाद विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी मूंग की बात करें तो मूंग की जो बुवाई है वो कब की जाती है? भाई खरीफ की फसल है तो खरीफ में ही की जाएगी, आप लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अंकुरित जो है मूंग, ये विटामिन सी का अच्छा स्रोत होती है। फिर इसकी बुवाई की बात करते हैं। बुवाई जो है खरीफ में। बोले सर खरीफ में कौन सा भाई? या मान लो जुलाई में, है ना, जून जुलाई में जो है इसकी बुवाई की जाती है, ये ध्यान रखें। यदि खरीफ की बात करें तो चलो यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ कि खरीफ में जो है बुवाई कब की जाती है? जून जुलाई में। हालांकि ये देखा जाए तो खरीफ की फसल है,
लेकिन ये कई बार जो है ये गर्मियों में जो जायद का मौसम होता है उसमें भी ड्रो कर ली जाती है। तो जायद में यदि इसको हम ड्रो कर रहे हैं तो ये आपके जायद मतलब गर्मियों वाला सीज़न, और गर्मियों वाले सीज़न में यदि ड्रो कर रहे हैं तो इसके लिए बुवाई जो करेंगे हम वो फरवरी मार्च में करेंगे, है ना। वैसे पूछा जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए कि भाई मून जो है जो फसल है वो किस सीजन की है, तो याद रखना है खरीफ की है। क्लियर है भाई यहाँ तक, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें रोपण दूरी की बात करें, रोपण दूरी मतलब भाई कितनी दूरी पर जो है इन मूंग दाल को लगाते हैं। जब आप लाइन सोइंग करते हैं तो 30 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। और ध्यान रखना है ये बार बार नहीं बताऊंगा, एक ही बार बता रहा हूँ। जो पहले दूरी लिखी जाती है वो कतार से कतार के मध्य की दूरी हो जाती है, और बाद में जो लिखी जाती है ये तो रो टू रो होती है, रो इंटू रो, और ये जो होती है वो प्लांट इंटू प्लांट होती है। ठीक है, ये जो दूरी लिखी जाती है आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर जो है बीज दर भी कर लेते हैं कि भाई लगे हाथ जो है बीज दर सीड रेट क्या होती है। देखो 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर जो है 15 से 20 प्रति केजी हेक्टेयर जो है ये सीड रेट होती है सामान्य तौर पर। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ तो 15 से 20 रहती है। यदि मिश्रित फसल के रूप में आप ले रहे हो तो 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर। यदि मिश्रित फसल का मतलब ये है कि दो फसलों को आप यदि एक साथ बो रहे हो तब उसके लिए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मिश्रित फसल के लिए। मिश्रित फसल के लिए याद रखना है 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर। और यदि जैसे जायद में भी यदि आप लगा रहे हो कि भाई नहीं भाई मैं तो मूंग दाल जो है जायद में लगाऊंगा, है ना, उस स्थिति में जो है सीड रेट को थोड़ा सा बढ़ा दो। और कितना बढ़ा दो, 18 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। किसके लिए, जायद हेतु। जायद मतलब ऋतु भाई, गर्मियों में याद रखना है। जायद हेतु मतलब गर्मियों की बात हो रही है। क्लियर है भाई यहाँ तक, तो इस चीज़ को आप लिखें, फिर इसकी टेस्ट में हम पढ़ेंगे। लिखिए भाई, चलिए अब हम देखते हैं इसकी उन्नत किस्में की बात कर लेते हैं, है ना। उन्नत किस्में, हेडिंग डालिए उन्नत किस्में। उन्नत किस्मों में सबसे पहला है इसकी K800 जो है K851 जो है, इसके बारे में लिखेंगे। लिखिए भाई उन्नत किस्मों में K851 क्या है, जल्दी पकने वाली, है ना। याद रखना, देखो ये तो मुश्किल पूछा जाएगा आपसे जल्दी पकने वाली, लेकिन K851 ये पूछ ही रही है। याद रखना है इसका जो दाना होता है वो मोटा होता है। जल्दी पकने वाली का मतलब है ये 60 से 65 दिन में, 60 से 65 दिन में जो है पककर तैयार हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो है आ जाइए, एक होती है SML 668, SML 668, SML है ना, SML 668 होती है। ये जो है शुष्क खेती के लिए, मतलब जहाँ पर बहुत कम बरसात होती है ऐसी जगह पर बोने के लिए ये पर्याप्त है। तो याद रखना है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं शुष्क खेती के लिए, शुष्क खेती के लिए ये अच्छी मानी जाती है। और ये SML 668 जो किस्म है मूंग की, इसको जो है विकसित किया था लुधियाना के द्वारा। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो कहाँ पर है, लुधियाना में है, और द्वारा विकसित, इसको इसके द्वारा विकसित किया गया था। इसके अलावा पूसा बैसाखी है, एक किस्म होती है मोस्ट फेमस पूसा बैसाखी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है पूसा बैसाखी का, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, टाइप 44 कह देते हैं, जो टाइप 1 इंटू टाइप, है ना, जो टाइप 1 इंटू टाइप 49 से
बिटसित, स्टेट क्रॉस से इसको बिटसित किया गया है, ये याद रखना है, पूसा बैसाठी रोड। ठीक है, ये जो पूसा बैसाठी है, जब गन्ने की जो फसल लगाते हैं उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है डंडा वन, देखो डंडा वन जो है मट्टा की भी है ना, और इसकी भी है। डंडा 8, डंडा वन, डंडा 8, ये दोनों जो हैं सिंचित क्षेत्र हो या असिंचित हो, मतलब जहाँ पर आप पानी की व्यवस्था हो या नहीं हो, दोनों के लिए उपयुक्त होती है। फिर उसके बाद S9, S9 मतलब देरी से, यदि देरी से बुवाई हेतु, देरी से बुवाई हेतु उपयुक्त, देरी से बुवाई हेतु उपयुक्त है, वो है S9। और सबसे मोस्ट फेमस जो है RMG 344, मोस्ट फेमस है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है RMG। RMG के नाम से कोई भी किस्म आ जाए तो समझ जाना इसकी है। और RMG को और क्या कहते हैं, धनु कहते हैं। RMG 344 जिसे हम क्या कहते हैं लाडलो, धनु कहते हैं। इसी प्रकार से RMG 62, देखो RMG 62 की एक खासियत है, इसको हम खरीफ में भी ग्रो कर सकते हैं और इसे हम जायद में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं खरीफ प्लस जायद, है ना, खरीफ में भी लगाओ या जायद में भी लगाओ। ठीक है, इसके अलावा सुनैना है, ML 267 है, सुनैना, सुनैना ML 267 है ना, ये ML 267, ये इसकी किस्म होती है MUM2, MUM, MUM2, ये लिखिए भाई, है ना, लिखिए, बहुत सारी जो हैं किस्में हैं। अच्छा, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएगा, आप निश्चिंत रहिए, है ना। MUM2, ये MUM2 जो है ना बहुत अधिक उपज देने वाली है, ये भी ध्यान रखना है, ये इसके बारे में लिख लो 2-1 लाइन कि भाई अधिक उपज देने वाली। अच्छा, यहाँ से बोले सर ये सब पूछा जाएगा क्या, केवल आप किस्में याद रखो, इसकी जो वैरायटी है वो टेबल याद रखो, इसके बारे में यदि याद नहीं है वो कोई बड़ा इशू नहीं है, बस ये याद रखें कि वैरायटी के नेम हैं वो आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके अलावा IPM 203, देखो एक किस्म होती है IPM 203, ये नई किस्म है भाई, राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी और नई किस्म है। इसके अलावा और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जमुनोत्री है, जमुनोत्री ये भी इसकी है। इसके अलावा विशाल है, विशाल ये भी इसकी है। और एक होती है म्यूटेंट वैरायटी, म्यूटेंट वैरायटी है धूलिया, है ना। तो ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ है कि मून की म्यूटेंट वैरायटी या उत्परिवर्तित वैरायटी, उत्परिवर्तित किस्म, मून की जो है उत्परिवर्तित किस्म जो है कौन सी है, तो धूलिया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई यहाँ तक, तो इस चीज़ को आप लिखें। चलिए लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी। चलिए रो में देख लेते हैं भाई, रोड क्या क्या है। हालांकि एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए यहाँ पर लिख लेते हैं रोड। देखो इससे ज़्यादा जो पल्स होती हैं, पल्स के डिजिट से ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा देता हूँ मैं। एक है चित्ती जीवाणु रोड, एक तो ये रोड होता है, हालांकि इससे क्वेश्चन आपके पॉइंट ऑफ व्यू में ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। दूसरी बात, कोई भी जीवाणु के द्वारा जो है, इसमें क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं, जो तने होते हैं, उस पर गहरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं इस रोड में। बस इसका जो नियंत्रण है ना, नियंत्रण इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नियंत्रण कहीं भी कोई भी बीमारी जो जीवाणु से हो रही है, वहाँ नियंत्रण आप जो एंटीबायोटिक है वो आप दे दीजिए, एड्रीमाइसिन, जैसे एड्रीमाइसिन है, इस एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं। स्टेप्टोसाइक्लिन है, स्टेप्टोसाइक्लिन, इसका यूज कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई यहाँ तक, ये गोल के देना रहता है।
अच्छा, मोस्ट फेमस है, मोस्ट फेमस जो है, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, पीला मोजेट, है ना, पीला, चलिए पीला मोजेट, पीला मोजेट जो है, यहां से क्वेश्चन आया था कि भाई पीला मोजेट रोड का बाहर कौन होता है। देखो वायरस द्वारा ये रोड होता है, और इस रोड का जो बाहर होता है, बाहर कौन होता है, सफ़ेद मट्ठी, सफ़ेद मट्ठी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। क्लियर है भाई, यहाँ तक कौन होता है, सफ़ेद मट्ठी। अब देखो ये जो पीला मोजेट है, ये मूंग में भी पाया जाता है, उड़द में भी पाया जाता है, और चबला में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मूंग, उड़द, चबला, चबला मतलब काउपी, लोबिया का मुख्य रोड। क्लियर है भाई, यहाँ तक ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पीलिया रोड, पीलिया रोड एक इसमें पीलिया रोड भी होता है, जिसमें पौधे पर पीलापन दिखाई देता है ना, और उसका निवारण यदि करना है तो सल्फर H2SO4 या फेरस सल्फेट का आप उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा इसमें एक पाउडरी मिल्डू रोड भी होता है, जिसमें पौधों पर जो है पाउडर सा जमा हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, बाकी एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं आएगा। क्लियर है भाई, यहाँ तक ये लिखो, फिर आगे जो है देखते हैं इसमें कुछ हो तो। चलिए, है ना, बाकी इसमें कीट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कीट, कीट जो है तना मक्खी, है ना, एक इसमें कीट होता है तना मक्खी। जो तना मक्खी जो कीट है, ये कीट होता है भाई तना मक्खी, यूजोफोरा पार्सियाला, यूजोफोरा पार्सियाला, है ना, ये इसका नाम होता है यूजोफोरा पार्सियाला, है ना, ये इसका नाम होता है तना मक्खी। इसमें एक कातरा भी होता है, कातरा भी इसमें एमसेट्टा मोराई, एमसेट्टा मोरी, है ना, एक कातरा भी इंसेक्ट होता है, एमसेट्टा मोरी। ठीक है, बाकी इसका कीटों का यदि कंट्रोल करना है तो कार्बोफ्यूरॉन है, कार्बोफ्यूरॉन का छिड़काव कर दो, मेलाथियोन का कर दो। तो ये तो दोनों बार बार वही रिपीट हो जाते हैं, है ना, इसलिए एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आता भी नहीं है। बस ऐसे याद रखो, किसी भी इंसेक्ट का नियंत्रण करना है तो इंसेक्टिसाइड यूज होगा, जैसे कि कार्बोफ्यूरॉन है, इसके अलावा मेलाथियोन है। कई बार एग्जाम्पल आ जाता है भाई कि मेलाथियोन क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, तो विद्यार्थियों को ये तलक नहीं पता होता है मेलाथियोन क्या है। अरे भाई मेलाथियोन एक कीटनाशी है, मेलाथियोन क्या है, एक कीटनाशी होता है, समझ रहे हो। तो ये इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है ना, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ओके मेरे लाडलो, चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।